नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां सीमा पार पाकिस्तान से रात भर नापाक फायरिंग होती रही। गोलीबारी में सांबा सेक्टर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि बीएसएफ के 5 जवानों समेत 23 लोग जख्मी हो गए हैं। मृतकों में 8 साल का एक बच्चा भी शामिल है। पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही गोलीबारी की वजह से सीमा के आसपास के स्कूल आज बंद हैं। और हमारे साथ अंकित भट्ट जुड़े हुए हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, रात भर गोलीबारी होती रही, लेकिन फिलहाल क्या कुछ वहां स्थिति है और भारत की तरफ से किस तरह की जवाबी कार्रवाई की जा रही है? अलीम, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। आपको बता दूं कि 2 सिविलियन हैं वो सांबा सेक्टर, 2 आरएसपुरा सेक्टर में उनकी डेथ बताई जा रही है, तो 30 लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं। 25 की जो तादाद है इंजरीज की वो सांबा से आ रही है, सांबा सेक्टर से, और 5 लोगों की इंजरी जो है वो आरएसपुरा सेक्टर से आ रही है। यही नहीं, स्कूल के जो बच्चे हैं वो काफ़ी परेशान हैं, उनकी पढ़ाई पर काफ़ी असर पड़ रहा है, स्कूल बंद करा दिए गए हैं। तो वहीं 40,000 से ज़्यादा लोग जो है वो पलायन करने पे मजबूर हो चुके हैं। तो आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, अगर इंडिया की बात की जाए, यहाँ से जवाबी कार्रवाई, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार जो माहौल है वो काफ़ी टेंस भरा हुआ है, सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो बख्तरबंद गाड़ियों में लोगों को राहत शिविरों तक ले जाने की कोशिश कर रही है। लगातार जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी गुहार की जा रही है कि अपने घरों से बाहर आए, सेफ जगहों पर जाए। लेकिन महत्वपूर्ण ये बात है कि लोगों में काफ़ी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि जब इलेक्शन होते हैं तो उस टाइम नेता लोग आते हैं, उनका कहना होता है कि हम आपको 5 मरले ज़मीन देंगे या फिर बंकर बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ काम नहीं किया जा रहा है सरकार की तरफ से। अंकित, रमजान को देखते हुए कई तरह की नरमी दिखाई गई थी भारत सरकार की तरफ से, लेकिन क्या वजह माना जाए, आखिर क्यों पाकिस्तान अपने नापाक इस तरह के कारनामों को अंजाम दे रहा है और इस तरह के कारनामों से बाज नहीं आ रहा है? देखिए, हमेशा से ही पाकिस्तान की ये मंशा रही है कि इंडिया में जितना ज़्यादा हो सके उतना आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और तैनात की गई है। ऑपरेशन ऑल आउट एक मिसाल है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस तरीके से आतंकियों को खात्मा किया गया है। तो वही इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सख्ती काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। मुंह तोड़ जवाब जो है वो हमारी सेना या फिर बीएसएफ के जवान जो है वो दे रहे हैं। लगातार माहौल जो है वो काफ़ी टेंस है और पाकिस्तान के हमेशा से ये मंशा रहती है कि यहाँ पर जितना हो सके उतनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से यहाँ पर जो शांति का माहौल है वो काफ़ी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अंकित। अगली खबर का रुख करते हैं और बगहा के बाद आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुपौल दौरे पर हैं। यहां सीएम नीतीश 7 जिलों के लिए कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सबसे पहले सीएम सरायगढ़ भपटियाही जाएंगे, जहां वे गुरु माता इंटर कॉलेज की संस्थापक विश्वनाथ गुरुमिता की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद नीतीश कुमार जल संसाधन विभाग के कोसी बेसिन विकास परियोजना के साथ तकरीबन 879 करोड़ की योजनाओं का आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक नीतीश कुमार 24 मई को सुपौल से जोकीहाट जाएंगे, जहां जेडीयू उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। कुमारस्वामी आज कर्नाटक के स्वामी बनने वाले हैं और यह दूसरा मौका होगा जब कुमारस्वामी कर्नाटक की सत्ता पर काबिज होंगे। आइए बताते हैं आखिर कैसे यहां तक पहुंचे हैं कुमारस्वामी। अन्ना 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 कुमार अन्ना
करीब 25 साल पहले जेडीएस के कार्यकर्ताओं ने यही नारा देकर कुमारस्वामी से आगे बढ़ने की ताकत भरी थी। अन्ना 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 कुमारन्ना राज्यಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಂತ ಬೇಕೈತಣ್ಣ। और उसी ताकत का नतीजा है कि दूसरी बार कुमारस्वामी कर्नाटक के सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। कुछ भी कर गुजरने की जिद, बगावत करने की अथाह ताकत और रहस्यमयी ज्योतिषी की भविष्यवाणी, इन्हीं 3 वजहों से कुमारस्वामी पहले भी सीएम बने थे और फिर बन रहे हैं। क्या है कुमारस्वामी की कहानी और कैसे पिता और भाई को दरकिनार कर यहाँ तक पहुँचे हैं, आइए बताते हैं आपको। बात 1994 की है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर था। पिता एचडी देवगौड़ा चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। बड़े भाई रवन्ना जो खुद होला नरसीपुर में चुनावी मैदान में थे, घर में सबके साथ नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते की टेबल पर ही कुमारस्वामी ने ऐलान किया, मैं भी राजनीति में आना चाहता हूं। बड़े भाई रवन्ना ठहाके लगाकर हंस पड़े और कहा, तुम अपने फिल्म बनाने के धंधे में ही ठीक हो, सियासत तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे लिए विधायकी का चुनाव जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। कुमारस्वामी के दिल में ये बात शूल की तरह उतर गई और यहीं से उन्होंने सियासी मैदान में उतरने का अघोषित ऐलान कर दिया। साल भर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच भाई से ज्यादा गहरी पैठ बना ली, लेकिन न पिता चाहते थे और न भाई कि कुमारस्वामी सियासत करें। लिहाजा 1996 के लोकसभा चुनाव में कुमारस्वामी को कनकापुरा से टिकट दिया। कनकापुरा लोकसभा सीट कांग्रेस की सबसे मजबूत सीटों में से एक थी, लेकिन कुमारस्वामी ने हार नहीं मानी। 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। कुमारस्वामी को समझ में आ गया, बाजी पलटने की ताकत है उनमें, और इसी ताकत के बल पर जनवरी 2006 में कुमारस्वामी ने कांग्रेस के साथ चल रही सरकार को गिरा दिया। रहस्यमयी ज्योतिषी ने कुमारस्वामी से कहा था, सरकार गिराओ, तुम सीएम बनोगे। महज 41 विधायकों के दम पर कुमारस्वामी 3 फरवरी 2006 को सीएम भी बन गए। सीएम बनने के लिए कुमारस्वामी ने बीजेपी के 79 और जेडीयू के 5 विधायकों को साथ लिया था। पिता एचडी देवगौड़ा समझाते रहे कि बीजेपी के साथ मत जाओ, लेकिन कुमारस्वामी कहां मानने वाले थे। एचडी देवगौड़ा का वो खत भी बेनामी हो चुका था जिसमें उन्होंने अपील की थी, मैं आप लोगों से आखिरी अपील कर रहा हूं, पार्टी हर चीज से ऊपर है। समय आ गया है जब हम पार्टी की विचारधारा के प्रति अपनी वफादारी साबित करें। 20-20 महीने का करार हुआ था कुमारस्वामी और बीजेपी के बीच, लेकिन कुमारस्वामी ये करार भूल गए और बीजेपी की पारी आने से पहले ही बीजेपी को मझधार में छोड़कर निकल लिए। अब की बार भी वो कांग्रेस को पूरे चुनावी मैदान में कोसते रहे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने ऑफर किया, कुमारस्वामी ने मौका हड़प लिया। नंबर गेम में भरे 36 का आंकड़ा ही उनके साथ है, लेकिन किस्मत से कुमारस्वामी उन्हीं 36 विधायकों के दम पर सीएम बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गुजरात के राजकोट में दलित मजदूर की पिटाई से मौत मामले पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री ने गुजरात के सीएम विजय रूपाणी से बात की और स्पीडी ट्रायल के जरिए 30 दिनों के अंदर चार्जशीट दायर करने की मांग की। साथ ही उन्होंने अत्याचार निवारण कानून को लेकर अध्यादेश तुरंत लाने की भी मांग दोहराई। हालांकि सीएम रूपाणी ने कहा कि मामले में फैक्ट्री मालिक और उसके भतीजे समेत 4 की गिरफ्तारी कर ली गई है। आपको बता दें कि गुजरात में एक दलित मजदूर को रस्सी से बांधकर बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिसके बाद मजदूर की मौत हो गई थी। लोगों के खिलाफ में जो है 302 का मुकदमा, हत्या का मुकदमा दायर कर दिया गया है और जो एट्रोसिटीज एक्ट है, अत्याचार कानून है, निवारण कानून, तो उसके क्या कहते हैं कि उसके तहत में जो है सो कार्रवाई की गई है। 8 लाख रुपया क्या कहते हैं कि उनको दिया गया है मुआवजा के रूप में। लेकिन हमने उनसे कहा कि इसका इसको जो है स्पेशल कोर्ट बनाइए और स्पेशल कोर्ट में क्या कहते हैं स्पीडी ट्रायल करके चार्जशीट सबमिट करके
और क्या कहते हैं कि जो है आगे का कहते हैं कार्रवाई क्या कहते हैं कि शुरू किया जाए, और उन्होंने कहा कि हम इस पर देखेंगे। गुजरात के राजकोट में एक युवती को प्यार के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। अग्नि परीक्षा ऐसी कि युवती के हाथ को खौलते तेल में डालना पड़ा, जिससे उसका हाथ बुरी तरह से झुलस गया, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दरअसल आरोप है कि नताशा नाम की युवती और पड़ोस का एक शादीशुदा युवक राहुल एक दूसरे से प्यार करते हैं, और लड़का यानी कि राहुल की पत्नी ने शक के आधार पर दोनों का इम्तिहान लिया और खौलते तेल में हाथ डालने की शर्त रख दी, ताकि साबित हो सके कि दोनों प्यार करते हैं या नहीं। लिहाजा शर्त के मुताबिक युवती ने खौलते तेल में हाथ डाल दिया। इस दौरान युवती का मंगेतर भी मौजूद था। इस प्रकरण के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर राहुल को गिरफ्तार कर लिया और बाकी वहां मौजूद रहे रिश्तेदार फरार हैं। पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश में सीहोर के एडीएम दफ्तर के बाहर उस वक्त हंगामे के हालात बन गए जब एडीएम की सरकारी गाड़ी पर एक युवती चढ़ गई, जबकि उसकी दो बहनें गाड़ी के आगे खड़ी हो गईं। एडीएम की सरकारी गाड़ी के बोनट पर चढ़ी लड़की के पिता को एडीएम के आदेश पर फर्जीवाड़ा करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे नाराज होकर उसकी तीनों बेटियों ने एडीएम दफ्तर के बाहर हंगामा किया। रांची की मेयर आशा लकड़ा ने रुक्का जलागार का जायजा लिया, साथ ही पेयजल विभाग को शुद्ध और समय पर पेयजल आपूर्ति का निर्देश दिया। फिलहाल रुक्का में पानी का स्तर 4.5 फीट तक है, लेकिन पानी में गंदगी देखी जा रही है। ऐसे में मेयर आशा लकड़ा ने विभाग को पेयजल की साफ सफाई में सावधानी बरतने को भी कहा। बिल्कुल देने लायक है। कितना पानी है अभी हम लोग डैम में जो है अभी वर्तमान में 4.5 फीट पानी है। होना कितना चाहिए? नहीं, 4.5 फीट मैंने कम नहीं है, मैंने 4.5 फीट से हम लोग आराम से 2 महीना मजे में चला लेंगे। अच्छा। तब तक तो मानसून ब्रेक हो जाएगा। जिस तरह से लोगों को गंदा पानी मिलता है, कीड़ा मिलता है, कई तरह का पानी, तो आज मैं यहाँ देख रही हूँ पानी यहाँ आया। अभी हम फिल्टरेशन में जा रहे हैं। फिल्टरेशन में ये केमिकल डाले हैं या नहीं डाले हैं, एलम पत्थर डाले हैं या नहीं डाले हैं, जब तक एलम नहीं डालेंगे लोग को शुद्धता पानी नहीं मिल सकता है। गया के अस्पतालों में जनरेटर चलाने की फर्जी लॉक शीट के जरिए करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है। 14 मई को मगध आयुक्त को लिखे डीएम अभिषेक सिंह की चिट्ठी से भी इस बात की पुष्टि होती है। हालांकि डीएम इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनकी ओर से लिखी गई चिट्ठी न्यूज 18 के पास मौजूद है। चिट्ठी में गया के जयप्रकाश नारायण अस्पताल, प्रभावती अस्पताल, शेरघाटी अनुमंडलीय अस्पताल समेत दूसरे अस्पतालों में फर्जी लॉक शीट के जरिए करोड़ों के घोटाले की बात कही गई है। सामाजिक कार्यकर्ता धीरेन्द्र शर्मा के मुताबिक डीएम ने अपनी चिट्ठी में दोषियों पर कार्रवाई करने और घोटाले के पैसे वसूलने को भी कहा, लेकिन सिविल सर्जन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि इस मामले में आउटसोर्सिंग कंपनी को बचाने की कोशिश की जा रही है। लाइन देने के बावजूद भी 15 घंटा 16 घंटा जनरेटर से पैसा निकाल लेना, मैंने जनता के पैसे को लूटने का काम यहाँ के लोग कर रहे हैं। मैंने कमिश्नर के पास दिया, कमिश्नर ने इसकी जांच कराई। जांच कराने के बाद इसकी पुष्टि भी हो गई, जिला पदाधिकारी के द्वारा इन्होंने प्रमाणित भी कर दिया और जिला पदाधिकारी ने रिकवरी और ब्लैक लिस्टेड करने का आदेश दे दिया। लेकिन सिविल सर्जन के स्तर से अभी भी इसको मैनेज किया जा रहा है और इसमें लगता है कि सिविल सर्जन की इसमें सहभागिता है। तब ये सब तो हम लोग तो भाई हम तो बहुत नीचे हैं, हमको तो काम है चालू बंद करना और प्लस में लॉग बुक साइन करा के देना। अब ये तो प्रमाणित कैसे किए तो हम नहीं बता सकते हैं, हमको तो चालू बंद करना था। ये वो वहाँ से इंडिया पावर बोलते हैं कि 1 मिनट केवल लाइन कटता है, 23 घंटा 59 मिनट हम लाइन देते हैं। रांची के नामकुम से लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर मनोज कुमार को अगवा कर लिया गया। अधिकारी मनोज कुमार ने साथी अफसर को व्हाट्सएप मैसेज कर अपहरण की बात बताई, साथ ही भाई को भी फोन कर बोलेरो से अगवा करने की जानकारी दी। अगवा अधिकारी की बाइक मिल गई है। पीड़ित परिजन नामकुम थाना पहुंच गए हैं। रांची के ग्रामीण एसपी ने अपहृत अधिकारी की रिहाई के लिए नामकुम के पुलिस अफसरों को कई दिशा निर्देश दिए।
अगवा अधिकारी की रिहाई के लिए नामकुम के आसपास कई ठिकानों पर दबिश दी गई है। वो अपने दोस्त, डिपार्टमेंटल दोस्त मिस्टर रवि कुछ करके है, उनको मैसेज आया था कि भाई मुझे ज़बरदस्ती 4 आदमी अपहरण करके बेलोरो में ले जा रहे हैं, मेरा मोपेड या स्कूटर यहाँ लगा हुआ है, देख लेना। उसके तुरंत बाद उन्होंने अपने मौसेरे भाई की डॉक्टर अनूप गुप्ता को फ़ोन किया कि भैया मैं बुरी तरह फंस गया हूँ, मुझे बचा लो। बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के बेटों पर छेड़खानी, मारपीट और बदतमीजी का आरोप लगाने वाली एयर होस्टेस खुद ही मामला सुलझाने अवधेश नारायण सिंह से मिलने पहुंच गई। पूरे घटनाक्रम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 के कैमरे में कैद हो गई, आप भी देखिए। अवधेश नारायण सिंह के पैर छूती लड़की की इस तस्वीर को देखिए। ये लड़की जेट एयरवेज की वही एयर होस्टेस है जिसने विधान परिषद के पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के दोनों बेटों पर मारपीट, बदतमीजी और छेड़खानी का आरोप लगाया था। लेकिन आज खुद पहुंच गई अवधेश नारायण सिंह से मिलने, मामले को सुलझाने के लिए। आप ही चाहती हैं कि मेरी वजह से आपको सही में बहुत तकलीफ हुई। इस मुलाकात के एक एक पहलू को न्यूज 18 की टीम ने कैमरे में कैद कर लिया। एयर होस्टेस ने अवधेश नारायण सिंह को पिता तुल्य बताया, माफी मांगी और कहा कि बेटों की सजा पिता को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही FIR वापस लेने से इनकार कर दिया। FIR तो मैं वापस नहीं लूँगी, क्योंकि उन्होंने अगर गलती की है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इस चीज़ के बाद ये आगे और बढ़ना चाहिए, क्योंकि अंकल अगर उनके पिता हैं तो उनको भी बहुत सज़ा मिल चुकी है, चाहे वो उनके माँ बाप हों या मेरे माँ बाप हों, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। तो मैं नहीं चाहती कि उनको और सज़ा मिले, इसलिए मैं ये चीज़ें यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो मेरी लड़ाई थी सेल्फ रिस्पेक्ट की, और आज मैं बिल्कुल सही हूँ, मैंने सच का साथ दिया, एंड देन जो भी लड़ाई लड़ी सच से लड़ी, तो आई थिंक दिस इज़ अ विक्ट्री फॉर मी एंड आई जस्ट वांट टू एंड इट अप राइट हियर। आरोप लगाने वाली एयर होस्टेस की तरह ही अवधेश नारायण सिंह भी अब मामले को तूल नहीं देना चाहते और रिश्ते को नए सिरे से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हम बोले कि हमारी बेटी है और बेटी के लिए दरवाजा हरदम खुला है, जब आके मुझसे बात कर सकती है, और जो उसकी बातों को सुन करके मैं अपना ही करूँगा, उस पर डिसीजन लूँगा, उस पर करूँगा, बेटों को मिला करके मिलवाने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक हमारा जो चलेगा हम करेंगे, अब चलेगा ही, दोनों हैं, जब गार्जियन हैं तो गार्जियन के रोल में हम रहेंगे। बातचीत के दौरान दोनों एक दूसरे की बात पर काफी भावुक हो गए, यहाँ तक कि अवधेश नारायण सिंह लड़की से माफी तक मांगने को तैयार हो गए। और सच पूछिए तो मेरी ज़िंदगी में कभी इस तरह की बात नहीं आई, ये पहली बार एक झंझावात है, पहली बार मुझे इतना कष्ट हुआ, मैं अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। पीड़ा को भावनात्मक जुड़ाव तो होगा नहीं, जब बेटी कह दिया तो भावनात्मक जुड़ाव नहीं होगा। पिछले 4 दिनों से सियासी गलियारे में खलबली मचाने वाला यह मामला फिलहाल महिला थाने में है और पुलिसिया जांच भी जारी है, लेकिन न्यूज 18 के कैमरे में कैद ये तस्वीरें इस बात का संकेत है कि मामला सुलझने की ओर है। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और झारखंड की बाकी खबरों को जानने के लिए लॉग इन कीजिए news18jharkhand.com पर। नमस्कार।